गुड मॉर्निंग। हम जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, ज्ञानोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जैसे कि चर्चा किए थे कि अर्धवार्षिक परीक्षा 6 नवंबर सन 2025 को कक्षा 10 की संपन्न हुई और इस विषय में हमने आपको बताया था कि कुछ न कुछ चीज़ें लेकर के कुछ न कुछ चीज़ें आपके समक्ष, कुछ सलूशन आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा और इसमें जो आपको कोई डाउट्स हों, कुछ भी हों, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बात यह है कि थोड़ी देरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपको कंप्लीट सलूशन मिलेगा और इस कंप्लीट सलूशन में कहीं भी थोड़ी भी मतलब आप क्या कह सकते हैं कि थोड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती है या थोड़ी मिस्टेक भी होता है। स्वभाव ही है इसका, मानवीय स्वभाव है कि कुछ न कुछ मिसिंग हो जाती है, तो उसको आप देख के ज़रूर कमेंट में बताने की कोशिश करेंगे कुछ कमियां। और दूसरी बात, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का। अभी तो आज ऑप्शनल कंप्लीट सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, हम दिखा रहे हैं, हमारे हाथ में पेपर है, ये कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा का। और इस अर्धवार्षिक परीक्षा में हमने ये देख सकते हैं आप, गणित का 6 तारीख को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शनल जो हुआ स्टार्ट हुआ तो ये है, पहला नंबर है कि अद्वितीय रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए क्या शर्त है? ऑप्शन प्रश्न नंबर 1 का मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं और आप भी देखेंगे। तो मानक समीकरण रैखिक दो चर वाला रैखिक मानक समीकरण ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये होगा। तो इस पर हम 3 शर्तें होती हैं। तो अद्वितीय के लिए शर्त होती है a1 अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा यदि क्या होगा, हल इन दोनों समीकरणों के, ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, ये तो शर्त ही है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, ये होगा इसका हल। दूसरा नंबर है द्विघात समीकरण का विविक्तीकर। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में वर्ग समीकरण स्टार्ट किया है तो विविक्तीकर बता दिया था, लेकिन मानक समीकरण क्या होता है? मानक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये होता है। और ये विविक्तीकर डिस्क्रिमिनेंट d, विविक्तीकर का सूत्र होता है, विविक्तीकर का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने अच्छे ढंग से सीखा है और देखा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है, ऑप्शनल प्रश्न 1 का तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर आप देखेंगे कि श्रेणी लिखी हुई है एपी क्या दी हुई है? एपी दी है 4 है, 10 है, 16 है और 22 है। तो इस तरह में हमको निकालना है सार्वांतर क्या होता है? सभी पदों का अंतर समान हो। सार्वांतर को डी से हम डिनोट करते हैं और ये a1 है, a2 है, a3 है और ये 4 है। तो हमारा फार्मूला होता है, अगले पद से पहले को घटाना है, तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब a1 है ये, दूसरा पद माइनस पहला पद होगा, पहला पद। तो इस तरह से दूसरे में पहले को घटाएंगे तो दूसरा पद है 10, ये हो जाएगा 10 और पहला पद है 4, तो 10 में 4 निकालेंगे तो 6। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? 6। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन उसमें मिला सकते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास है और आंसर सीधे बताए देने हैं। उसका आंसर के बाद जैसे 6 नंबर सी नंबर में है, तीसरे का 6, सी नंबर 6 होगा।
अब चलिए 4 नंबर है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम से, पार्ट 7 से है। तो 7 नंबर का हम लोग देख सकते हैं, बिंदु दिया है, बिंदु P दिया है x बाई, और एक बिंदु दिया है O दिया है 0 0। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र होता है OP बराबर हो जाएगा ये होगा x माइनस, और दूरी का सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, हम पहले इसी को बता देते हैं फिर देखते हैं। x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ये हो जाएगा, ओ लिख लिए हैं तो ये होगा, अब देख लेते हैं, और 0 माइनस बाई ये हो जाएगा, ये का होल स्क्वायर होगा, और ये x में 0 घटेगा तो x ही रहेगा, इसका स्क्वायर होगा, और बाई में 0 घटेगा तो बाई का ही हो जाएगा, बाई माइनस 0 यहाँ पे करना चाहिए, हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि इसका हमने यहाँ पे जैसे लिखे हैं तो ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, बाई माइनस 0 होगा ये इस तरह से। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है, ये होता है, यदि बिंदु क्या हो, A हो x1 बाई 1 हो, और B हो x2 बाई 2, तो ये हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरह से दूरी का सूत्र निकालेंगे। वैसे यहाँ पर ये राइट ऑप्शन होगा, ये वाला राइट ऑप्शन जिस नंबर पे होगा आप देख लेंगे। फिर निम्नलिखित में द्विघात बहुपद, ये 5वां नंबर है, 5वां नंबर। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, जिसमें सबसे बड़ी घात, यदि मान लीजिए इसमें दिया है तो हम आंसर ही लिखे देते हैं x² + 7x + 10, लेकिन द्विघात दो है, बहुपद पूछा, समीकरण नहीं। यदि समीकरण होता तो यहाँ पे 0 होता, यदि समीकरण होता तो 0 होता। इसलिए हम जानते हैं कि जो भी चीज़ें हैं तो हम बेहतर तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये हो जाएगा, समीकरण नहीं है बल्कि बहुपद पूछा है, तो बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात देखी जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, समझेंगे और व्यवस्थित हम लोग करते रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर आप देखिए कैसे है, उस हिसाब से देखते हैं। तो ये 5 नंबर तक हो गया है, और अब पढ़ेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर में एक लिखा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग करेंगे तो क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर ये है, हम लेते हैं एक परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए 3, और एक अपरिमेय संख्या ले लिए √3, दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो परिमेय संख्या होगी, पहले परिमेय थी, ये एक अपरिमेय दोनों जुड़ गई तो √3 + 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये संपूर्ण परिमेय संख्या क्या है, जो परिमेय अपरिमेय दोनों को इकट्ठा कर दिए तो कहलाएगी अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। इस तरह से आप लोग देख सकेंगे। ऑप्शनल का कंप्लीट हुआ है, और ऑप्शनल के बाद एक आता है दूसरा, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान मतलब देख लेते हैं, चलिए तो इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद देखते हैं। ऐसे ही हम लोग व्यवस्थित तरह से यदि पढ़ते जाएंगे तो खास तौर पे और मुख्य तौर पे हम लोगों का रिजल्ट अच्छा होगा। और आप भी जानते हैं कि रिजल्ट बेहतर करना कितनी बड़ी बात है, उसी चीज़ में हमेशा बने रहना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप स्टार्ट हो गए हैं यदि, तो व्यवस्थित तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करे रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे हाथ में है रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान का है। तो रिक्त स्थान में हम लोग देखेंगे, थोड़ा गीला है, सूख जाए। गीला हुआ है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है।
थोड़ी सी, और जैसे ही सूख जाता है 1-2 सेकंड और लगेंगे, सूख जाएगा, सूखने में देरी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग व्यवस्थित तौर पे उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे और कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, जिससे जो बेहतर परिणाम आना है तो परिणाम मिलते रहे। चलिए देखते हैं रिक्त स्थान ये होगा। तो रिक्त स्थान में अभी थोड़ा सूखा नहीं, सूख जा रहा, सही हो जाएगा। रिक्त स्थान में फर्स्ट नंबर देखेंगे कि लिखा है किसी पेड़ की छाया ऊंचाई बराबर हो तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा। तो अब कहते हैं, अब हम लोग 9 पार्ट में चले गए तो छाया ये पेड़ हो गया, इसकी छाया है और ये ऊंचाई हो गई। तो यदि छाया 1 है तो ऊंचाई भी 1 होगी, ये मानते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है सूत्र हम लगाएंगे, ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है। तो यदि लंब बटे आधार करते हैं, लंब बटे आधार इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ये tan थीटा जब होगा, एक में का भाग लगाएंगे तो वही आएगा। tan थीटा इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 का। तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो tan से tan कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी, 45। मतलब यदि ऊंचाई और छाया, पेड़ की ऊंचाई और छाया बराबर होती है तो कोण बनेगा 45 डिग्री का। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा नंबर है, लिखा है कि 2 त्रिभुज आकार में समान हो परंतु रूप में आमाप में समान ना हो। आकार में जैसे मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं समद्विबाहु, ये हो गया, और दूसरा एक त्रिभुज है समद्विबाहु, ये हो गया। तो दोनों त्रिभुजों के यदि देखते हैं तो आकार इनका सही रहता है, एक समद्विबाहु बना नहीं है। चलिए उसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से मिटा के बना लेते हैं। एक त्रिभुज वो है समद्विबाहु और एक है ये है समद्विबाहु। तो दोनों देखें कि आकार बराबर है लेकिन सभी चीजें बराबर नहीं हैं, तो इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे समरूप त्रिभुज कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज कहेंगे। इस तरह से हम देखते रहेंगे। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं, रिक्त स्थान का ही अभी चल रहा है। तो तीसरा नंबर देखें, एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। अब द्विघात समीकरण अभी हम लोग बनाए थे बहुपद, तो उसी को समीकरण बना लेते हैं। बहुपद हम लोगों ने बनाया था x² + 7x + 10। तो अभी ये बहुपद था, द्विघात बहुपद था, तो द्विघात हम समीकरण ये बना लिए। तो क्या कहता है कि द्विघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है। तो ये हो गया x चर, और x चर की अधिकतम घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाता है। अगला देखेंगे, उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से। अब कहते हैं कि उन्नयन, अब ये हो गया मान लीजिए क्षैतिज रेखा, ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गई है। अब क्षैतिज रेखा से हम देखते हैं उन्नयन कोण। यदि मान लीजिए क्षैतिज रेखा में कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उन्नयन कोण बनता है, तो उन्नयन कोण ऊपर की ओर बनेगा। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा ऊपर की ओर, और ये ऊपर हो गया, ऊपर। और अवनमन कोण कहाँ बनता है, नीचे। अवनमन कोण कहाँ बनता है, नीचे। अब हम उन्नयन कोण को यदि क्या कह रहा है प्रश्न में देखते हैं अभी, तब फिर बताते हैं। कहता है कि ये 4 नंबर है ना, ये 4 नंबर है, सॉरी ये 4 नंबर है। तो उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा है क्षैतिज, देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से कहाँ देखेंगे। अब ये क्षैतिज है तो हम उन्नयन कोण को कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की ओर। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऊपर। 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर में क्या है, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये वृत्त हो गया, वृत्त आपने पढ़ा होगा, ये वृत्त हो गया। यदि कोई रेखा, मान लीजिए ये रेखा है, अब 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करवाना है। जैसे मान लीजिए कि एक हो गया P, एक हो गया Q, तो दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। यदि मान लीजिए कोई रेखा हम दूसरी खींचते हैं तो हमको 2 ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, वृत्त को 2 ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, या तो प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, क्या कहेंगे,
या तो प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे या छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? या तो प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे या तो छेदक रेखा कहेंगे। इस तरह से हम लोग इसका निष्कर्ष करेंगे। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर में है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कैसे त्रिभुज होंगे? यदि मान लीजिए सभी भुजाएं यदि बराबर हो, ये समबाहु लगभग समबाहु त्रिभुज है, ये सभी भुजाएं यदि बराबर हों तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। भुजाएं, अब देखिए समरूप कब होंगे? समरूप कब होंगे? कि त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हों तभी वो समरूप कहलाएगा। तो ऐसे ही कुछ त्रिभुज हमारे पास है जो ये समरूप कहलाएगा। कहता है कि त्रिभुज कैसे समरूप होंगे? जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों तो वो कहलाएगा समरूप। ये मान लीजिए पी क्यू आर है और ये ए बी सी डी है, ए बी सी है, तो दोनों में समरूप कब कहलाएगा? जब पी क्यू के बराबर में क्या हो? ए बी हो जाए, पी आर के बराबर में क्या हो जाए? ए सी हो जाए, और क्यू आर के बराबर में क्या हो जाए? बी सी हो जाए। तब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसी पेपर को मैं ओरिजिनल देख के बता रहा हूँ, कोई वो नहीं है, जो पेपर है इसी को देखना है। चलिए सत्य सत्य प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। इसमें है सत्य असत्य, सत्य असत्य। चलिए देख लेते हैं। दो समरूप आकृतियां अनिवार्यतः असत्य होंगी। कह रहा है कि जो आकृतियां समरूप होती हैं तो हमेशा सर्वांग सम होंगी। कहता ये है कि जो आकृतियां समरूप होती हैं वो सर्वांग सम होती ही हैं। तो अब देख लीजिए, हम समरूप बनाते हैं। एक त्रिभुज हो गया, अभी समरूप बनाए थे, अब आपको फिर से बना के दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा इधर जाना चाहिए, जगह की कमी के कारण ये हुआ है। तो देखते हैं कि दोनों क्या हैं? समरूप हैं। क्या हैं? ये दोनों समरूप आकृतियां हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं क्या? तो ये भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए सभी समरूप आकृतियां समरूप तो होंगी लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगी। ये सर्वांगसम, ये समरूप है। इस तरह से तीसरे का पहला नंबर ये देख लिए। किसी घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। अब देखिएगा, ये घात 2 का बहुपद है। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें तीसरे का पहला नंबर है ये, अब तीसरे का दूसरा नंबर देखते हैं। अब घात 2 का हम बहुपद लिखते हैं 7x + 10, तो ये हो जाएगा कितना? x² + 3x x² + 5x हो जाएगा ये, और +2x हो जाएगा, +5 × 2, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा। तो अब शून्यक जब निकालेंगे तो x की बराबर -2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इस तरह से यदि 2 घात रहेगी तो शून्यक भी 2 ही होंगे। यदि 1 घात रहेगी तो शून्यक भी 1 ही होंगे। तो इस तरह से जितने चर राशि के अधिकतम घात हो उतने ही शून्यक होते हैं हमारे पास। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। रिक्त स्थान का तीसरा नंबर, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, है ना। अब कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि समरूप हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल देखेंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल देखेंगे। जैसे ये समरूप त्रिभुज है तो त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 एरिया जो होती है, तो एरिया होती है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कोई भी माप हम रख के देखेंगे और इस तरह से हम देखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सत्य हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये भी सत्य हो जाएगा, लेकिन ये असत्य रहेगा। फर्स्ट नंबर असत्य, दूसरा सत्य और तीसरा भी सत्य रहेगा। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर देखते हैं। अब शर्त आपने देखा होगा कि अब 4 नंबर थोड़ा सा इरेज करके देखेंगे, थोड़ा बड़ा है उस हिसाब से देखेंगे। कहते हैं कि आकृतियां जो समान रहें तो समरूप तो हो सकती हैं लेकिन सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं।
कोई आकृति यदि समरूप है तो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो। देखते हैं, 1 मिनट से देखते हैं थोड़ा सा। तो जो समरूप आकृतियाँ होती हैं तो सर्वांगसम नहीं होती हैं। हम इसको देख लेंगे और समझेंगे। थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अगला जो हम लोगों ने सोचा है, ये सभी शर्तें हैं, सूत्र हैं, इसके कंडीशंस हैं, तो उस पर विशेष चर्चा तो आप लोगों ने किया है, जानते हैं। और विस्तृत पेपर सोल्यूशन है तो उतना सॉल्व चर्चा करना संभव ही नहीं है, क्योंकि पेपर में सॉल्व करे हैं। जैसे ही कोर्स पे हम चलते हैं तो विशेष चर्चा सब चीज़ों के लिए करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अनंततः अनेक हल जो होंगे, तो अनंततः अनेक हल की शर्त क्या होगी? 4 नंबर है ये 4 नंबर, तीसरे का 4 नंबर। अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 होगा बराबर c1/c2 होगा। वो जो समीकरण हैं रैखिक समीकरण 2 चरों वाले, तो वही मानक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। दोनों समीकरणों की 3 शर्त है। एक अद्वितीय हल है, a1/a2 बराबर नहीं है। अद्वितीय हल देख लेते हैं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये 3 शर्त होती हैं। c1/c2 ये 3 शर्त होती हैं। इन तीनों शर्तों में ये अनेक हल होता है। अनंततः अनेक हल के लिए है। और ये अद्वितीय हल, ये क्या है? अद्वितीय हल। और ये है कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं। तो अनेक हल के लिए रेखाएं संपाती होंगी, अद्वितीय हल के लिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और तीसरा जब कोई भी हल ना हो तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या फिर थोड़ा सा ये होगा, ये रेखाएं समांतर होंगी जब, तो कोई हल नहीं होगा। जब एक ही संपाती होंगी, मतलब एक ही रेखा पर दूसरी तीसरी सभी रेखाएं इसी पे चलती रहें, तो ये होगा अनेक हल के लिए, ऐसा होगा। ठीक है, तो अनेक हल के लिए शर्तें क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा। 5 नंबर देख लेते हैं, तीसरे का 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या लिखता है कि ये है, किसी समय धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के रूप 3 गुनी है, तब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। तो ये आप सॉल्व करके आपके लिए दे रहे हैं, आप देख लेंगे। इसी टाइप का अभी हमने उसमें पढ़ा है रिक्त स्थान के पहले में, तो आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे। अगला देखते हैं। किसी बिंदु का भुज शून्य है तो वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो मतलब क्या कहते हैं? 6 नंबर। तो भुज का मतलब होता है, भुज का मतलब होता है एक्स निर्देशांक। भुज का मतलब होता है एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। और कोटि का मतलब होता है वाई निर्देशांक। तो इस तरह से हम, इसमें प्रश्न में कह रहा है किसी बिंदु का भुज शून्य है, मतलब यदि एक्स निर्देशांक, ये निर्देशांक हो गया, एक्स निर्देशांक यदि है अब वाई है, तो क्या एक्स अक्ष पर जाएगा ये? क्योंकि 0 निर्देशांक के अक्ष है तो एक्स तो मूल बिंदु पर ही रहेगा, जाएगा तो वाई पे जाएगा, इसलिए ये सत्य नहीं है। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अर्थात ये वाई अक्ष पर है। कहाँ पर है? ये वाई अक्ष पर है ये बिंदु। तो चलिए 3 नंबर का हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। 4 नंबर हम लोग देखेंगे क्या क्या उसमें है। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम यदि अपने समक्ष आती है तो उसका निराकरण किया जाएगा। उस निराकरण में आप भी कमेंट में बताते रहेंगे कि हमें क्या देखना है, क्या करना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे।
प्रश्न नंबर 4 में है सही जोड़ी। चलिए सही जोड़ी का देख लेते हैं। 4 नंबर सही जोड़ी। सही जोड़ी ये है, पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। दूसरा है, ये हो जाएगा 15 व 30 का LCM। और फिर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर है साइन स्क्वायर 35 प्लस कास स्क्वायर 35 डिग्री का ये है। फिर 4 नंबर है, इसमें 4 नंबर है x माइनस 2 और x माइनस 3 के शून्य। अभी थोड़ा थोड़ा इनको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। 5 नंबर ये है अचर बहुपद की घात। और फिर ये है 6 नंबर लास्ट है tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब इसका देखेंगे हम लोग। और हमारे पास ये दूसरी तरफ है A है, B है, C है, D है, E है और F है। तो इस तरह से A नंबर पे लिखा है 1, दूसरे पे लिखा है 0, तीसरे पे है 1/3, चौथे पे है 9 और पाँचवें पे है 30 और छठवें में है 2 और 3। तो चलिए फर्स्ट का देख लेते हैं। फर्स्ट को छोड़ेंगे क्योंकि ऑप्शनल करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो पाएगा। चलिए यह सही जोड़ी है। 15 30 को LCM लेते हैं। दूसरा नंबर 15 और 30 का LCM लेंगे तो चलिए 2 से कटेगा, 2 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, 15 उतर जाएगा। अब ये 3 से कटेगा तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 एकम, मतलब LCM का क्या हो जाएगा, 2 3 6 5 30। तो LCM क्या लिखेंगे, LCM लिखेंगे 15 और 30 का LCM क्या हो जाएगा, कितना 30 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर हमारा कहाँ पे है, ई नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड नंबर ये हमारे का हो जाएगा, दूसरा का नंबर ये हो जाएगा। अब तीसरा का देखते हैं, साइन स्क्वायर 35 और प्लस स्क्वायर 35। तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यदि हम 35 रख दें, तो यही फार्मूला बन जाता है। यदि थीटा समान हो, कोण समान हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, थर्ड नंबर का ए हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 4 नंबर का शून्यक निकालना है। तो हम x माइनस 2 की जगह पे 0 रखेंगे, बराबर 0 में 0 रखेंगे और x माइनस 3 के बराबर में 0 रखेंगे। तो ट्रांसफर होगा तो ये x की जगह पे प्लस 2 हो जाएगा, ये ट्रांसफर होगा तो x की जगह पे प्लस 3 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास शून्यक क्या रखेंगे, 2 और 3। तो इसके शून्यक 4 नंबर का हो जाएगा f नंबर, 4 का क्या हो जाएगा, f नंबर। अचर बहुपद की घात जो होती है, अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद जिसमें चर ना हो, यदि हम अचर लिख दें तो इसकी घात क्या हो जाएगी, ये अचर बहुपद ही है, तो अचर बहुपद की घात होगी 0। तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 नंबर ही हो जाएगा। tan स्क्वायर 30 का मान, tan 30 का मान कितना होता है, 1/2 √3/2, मतलब साइन 30 का होता है 1/2, कास 30 का होता है √3/2 और tan 30 का होता है 1/√3। तो 1/√3 tan स्क्वायर करना है। tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 होगा tan 30 भर की, और स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 का टोटली हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर 3 गुणा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। इस तरह से हम विशेष अपने हिसाब से करते हैं। तो ये हो जाएगा 3, मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1/3। तो 1/3 किसका हो जाएगा, 6 नंबर का। अब ऑप्शनल में बचता है कि ये 9 कॉमन लेंगे
9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 9 कॉमन लेंगे तो ये 1 का हो जाएगा, ये जो बचा है। अब बाकी करने को चाहें तो कर सकते हैं इसको भी। फर्स्ट नंबर का करने के लिए चाहें तो 9 कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ये लिखेंगे, और 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 9 कॉमन, सेक स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और माइनस टेन स्क्वायर ए तो है ही है पहले से ही, तो 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा 1, तो 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह से ये वाला भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 होगा एक शब्द में उत्तर, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आपको ये भी रहता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो इस तरह से जैसे ही ये तो थोड़ा शार्ट बताया जा रहा है क्योंकि ये पेपर सॉल्यूशन है, जैसे ही हम लोग चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो उस पर बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है एक शब्द में उत्तर। तो पहला दिया हुआ है द्विघात बहुपद दिया है, तो शून्य के दिए हैं, तो शून्यकों का योग कितना होगा। तो 5वें का एक शब्द में, शब्द या वाक्य में उत्तर रहता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट नंबर का क्या है। लिखा हुआ है कि बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। आप प्रश्न पेपर से मिलाएंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, मैं पेपर लेके इसे देख करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, मूल अल्फा है तो मूलों का योगफल हो जाएगा, अल्फा और बीटा मूल है, तो शून्यक है तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए होता है। इसका मतलब ये होता है यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको कहते हैं बी बटे, और मूलों का गुणनफल होता है तो सी बटे होता है सी अपान ए, तो इसका होता है अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से हम लोग देख सकेंगे। फिर दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कहता है कि जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह क्या कहलाता है। जैसे अब ये एक आलेख हो गया, ये सरल रेखा प्राप्त हो रही है इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रैखिक समीकरण या सरल रेखा समीकरण। रैखिक समीकरण यदि कहें, रैखिक समीकरण कहेंगे या फिर सरल रेखा समीकरण कहेंगे, बच्चा रेखा समीकरण। यदि आप सरल रेखा लिखते हैं या फिर रैखिक समीकरण कहते हैं, दोनों सही है। चलिए तीसरा हम देख लेते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया। तो मैंने पहले ही अभी गुणनखंड विधि, मैंने जब वर्ग समीकरण स्टार्ट किया है पिछले वीडियोज में, तो उसमें मैंने बताया था कि गुणनखंड से मूल ज्ञात किए जा सकते हैं या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से। तो वो बोल रहा है किसने दिया है, तो श्रीधराचार्य जी ने दिया है, श्रीधराचार्य जी ने सूत्र दिया है चार्य ने। तो ये हम लिखेंगे, श्रीधराचार्य जी ने शून्य के ज्ञात करने के लिए मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया है। अब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन है, तो चलिए लिख लेते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, तो हम थेल्स प्रमेय ही लिख देते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय थेल्स प्रमेय ही कहलाती है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, अनुपातिकता प्रमेय होगी, तो इसको ही थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इस तरह से होगा। तो क्या हो जाएगा, यदि किसी त्रिभुज में
किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि हम एक त्रिभुज लें और किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचे, जैसे हम ABC एक त्रिभुज लेते हैं और BC के समांतर एक रेखा खींच दें DE, तो ये जो DE है तो दोनों भुजाओं AB और AC को बराबर अनुपात में बांटेगी, तो ये हो जाएगा AD/DB बराबर AE/EC हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये कथन होगा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का कथन। अब हम देखेंगे कि 4 नंबर हो गया है, अब 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर देखेंगे, वृत्त के व्यास के छोर, यदि मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका व्यास मतलब जो केंद्र से होकर जाए। अब जब हम लोग चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे तो उसका कंप्लीट सलूशन आपको अपने हिसाब से देंगे। यदि क्या हो रहा है, वृत्त का व्यास है, व्यास के दोनों छोर मान लीजिए कि AB हैं, तो A का मान है 5 और 7 और B का मान है 3 -3 और -3 है। तो कहता है कि केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो केंद्र के निर्देशांक क्या होगा, केंद्र के निर्देशांक। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली और है कि ये जो मध्य बिंदु केंद्र है सेंटर्ड O, तो AB का मध्य बिंदु है, जो केंद्र है OC, चाहे C कहें, सेंट्राइड कहें, चाहे ओरिजिन पॉइंट को कहें, तो जो ये केंद्र है तो AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए होता है, केंद्र O है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2 और ये y1 + y2/2 हो जाता है ये। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा O का निर्देशांक हो जाएगा, x1 की वैल्यू है 5 और x2 की वैल्यू है 3/2 रहेगा, x1 की वैल्यू है 7 अब प्लस और -3 है, ये हो जाएगा /2। अब इसका करेंगे 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8/4 ही हो जाएगा, और 7 + - का 3 है तो 7 में 3 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 के बटे में 2 रहेगा, तो ये 4 दूनी हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा, 8 5 3 4, तो ये हो जाएंगे 2 2। तो इस तरह से केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 2। तो हम लोग अब देखेंगे कि इस तरह से मैनेजमेंट होगा। ओ सॉरी हम लोगों ने /2 था ना, ये 2 चौको हो जाएगा, सॉरी हमने देखा नहीं, जल्दी में कर दिया, 2 1 कम 2 चौको हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 4 2, केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4 2। तो इस तरह से हम केंद्र के निर्देशांक निकालेंगे। 5वां नंबर है, एक और ऑप्शन बचा है दृष्टि रेखा, 6 नंबर हो गया। तो 6 नंबर में हम कहते हैं कि ये क्षैतिज है। अभी हम लोगों ने पिछले खाली स्थान में देखा था और इसको और क्लियर करेंगे। ये है क्षैतिज रेखा। यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति क्या करता है, उधर देखता है, कोई स्थिति वस्तु यहाँ है, ये यहाँ पर कोई स्थित वस्तु है, ये मान लीजिए P है। तो यह स्थित वस्तु यदि आंख से अपनी देखता है तो क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी जो आंख से वस्तु के बीच की जो रेखा यदि खींचेंगे यही हो जाएगा दृष्टि रेखा। यदि हम दृष्टि रेखा को परिभाषित करें तो क्या हो जाती है कि प्रेक्षक, ये है प्रेक्षक, ये है प्रेक्षक ये है, तो प्रेक्षक की आंख से
प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ये आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात क्या है कि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, सब लोग जितने हैं हमारे पास, और जितने कक्षा 10वीं ऑल एमपी पढ़ रहे हैं तो सब बहुत अच्छे क्लास के बच्चे हैं। और आप ये देखते रहिए, हम अभी पेपर सोल्यूशन का पार्ट 1 ऑप्शनल ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर टाइप क्वेश्चन, जो सोल्यूशन करना है उसका स्टार्ट करेंगे। तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहें और इसको देखते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप भी लाइक करिए और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट्स में दीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। यदि नहीं होती है तो आप ऐसे ही करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।